सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषानी सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से दोस्तों मैं दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। बात होगी दोस्तों किसानों के बारे में। बता दें आपको, कल बस्ताड़ा के अंदर जो टोल टैक्स पर लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से किसान भाई हमारे जख्मी हुए थे। उसी दौरान उसके बाद जो है पूरा हरियाणा जाम कर दिया गया था। रात को करीब 9:30-10 बजे के करीब गुरनाम सिंह चडुन्नी जी का बयान आया था रास्ते खोलने के लिए। उसके बाद आज सुबह करनाल के अंदर राकेश टिकैत जी मिले थे उन घायल किसानों से, और उनका बयान भी आपने सुना ही होगा। तो मेरे पैनल के बीच में दोस्तों बैठे हैं वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और एडवोकेट भी हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। लगातार बातचीत रहेगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, वीडियो को शेयर जरूर करना है। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका वैन न्यूज में। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, कल के वाकया पे क्या कहोगे? कल जो एक लाठीचार्ज बस्ताड़ा टोल पर हुआ। देखिए भाई, जहाँ तक कल का जो वाक्य है वो एक वाक्य नहीं है, केवल हम उसको एक वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते। कल हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जो शायद आज़ादी के बाद की तो मैं बात करूं एक अलग मामला है, आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य इस देश में था, ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसी घृणित कार्रवाई, ऐसी शर्मनाक हरकत कभी हमने सुनी नहीं। इतिहास पढ़ा है मैंने और इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं 10वीं तक में। कहीं इतिहास में भी ये घटना लिखी नहीं आई कि निहत्थे किसानों पर, जो देश का अन्नदाता है, जो देश के लोगों का पेट पालता है, उस पर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया हो। और लाठीचार्ज की संज्ञा भी इसे नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरीके से ये लाठीचार्ज था एक सुनियोजित तरीके से। लाठीचार्ज तो वो होता है कि भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए ज़मीन पर लाठियां पटकी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टांगों पर, पिंडियों पर जो है वो लाठियां पुलिस भांजती रही है। चाहे वो छात्र आंदोलन रहा हो, चाहे कर्मचारियों का आंदोलन रहा हो, वो ऐसा करती रही है। और किसानों के साथ भी इससे पहले भी ऐसे कई वारदात हुई हैं कि लाठीचार्ज करना पड़ा सरकार को किसानों पर भी। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जैसा व्यक्ति सत्ता में आया है, इस राज्य के अंदर लाठीचार्ज नहीं हुआ। चाहे पिपली की घटना हो साहब 10 सितंबर 2020 की, जब ये काले कानून आए थे, चाहे वो हिसार की घटना हो और चाहे फतेहाबाद की घटना हो, चाहे वो कल करनाल की घटना हो, आप ध्यान से देखिए कि इन 7 सालों से पहले, नरेंद्र मोदी का शासन आने से पहले अगर लाठीचार्ज हुआ है तो किसी किसान को खरोंच तक नहीं उन लाठीचार्ज में आई है। लक्ष्मीकांत जी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक एसडीएम साहब है जो हुक्म दे रहे हैं पुलिस वालों को, वो वीडियो तमाम हिंदुस्तान ने देखा है और आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। क्या कहेंगे एसडीएम साहब के बारे जिन्होंने कल ये ऑर्डर दिए थे? देखिए साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं यही बात आपको कहने चाह रहा था कि इससे पहले भी 7 सालों से पहले भी लाठीचार्ज आम घटनाएं, आंदोलन भी होते हैं। आंदोलन होना भी सरकार के खिलाफ आम बात है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अंग्रेजों से आज़ादी छीनने किस लिए थी? इसीलिए छीननी थी ना कि अंग्रेज जो है वो तानाशाही से सरकार चलाते थे और आम जनमानस की आवाज़ सुनते नहीं थे, आम भारतीय की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। तभी लाखों शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि हमारी सरकार होगी, हम अपनी सरकार से इस देश का नागरिक सवाल जवाब करेगा, बातचीत करेगा और अपनी मांगों के लिए आंदोलन भी करेगा। और नरेंद्र मोदी खुद इसका जीता जाता उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी इन 7 साल से पहले बात बात पर दूसरी सरकारें जो सत्ता में रही हैं उनसे सवाल जवाब करते रहे हैं, जवाब मांगते रहे हैं। लेकिन इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घट गई कि नरेंद्र मोदी को सवालों का जवाब देने से दिक्कत होती है? नरेंद्र मोदी को आंदोलन से परेशानी होती है, चाहे वो कर्मचारी का हो, छात्र का हो, चाहे वो किसान का हो। मैंने जो मैं कहना चाह रहा था कि इन 7 सालों से पहले जो आंदोलन हुए हैं, किसी भी आंदोलन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को खरोंच तक नहीं आई है। वो लाठीचार्ज होता था,
उसे कहते थे कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए और जितने किसान आंदोलन है या कर्मचारी का आंदोलन है, चाहे वो दूसरे छात्रों का आंदोलन रहा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रहा है, करनाल के अंदर आंदोलन रहे हैं, इससे पहले जितने आंदोलन इस शासन में हुए हैं 7 सालों के अंदर, हर आंदोलन के अंदर खून बहा है, खून। और किसान आंदोलन की मैं बात कर दूं, मैंने 4 वाक्य आपको बताए हैं कि वो पिपली का वाक्य, वो हिसार का वाक्य, वो फतेहाबाद का वाक्य, सरसा का वाक्य, और आज ये जो कल करनाल में हुआ है, ये हर लाठी चार्ज के अंदर खून बहाया गया है, खून बहा है। और लाठी चार्ज अगर होता तो खून नहीं बहता। आपने एक जिक्र किया, एक एसडीएम साहब है आयुष सिन्हा, मैं वो वीडियो देख रहा था कल। मैं आपको बताऊं कि मैं उस वक्त दिल्ली में था, मुझे निजी कार्य से गया हुआ था मैं, तो वहीं पर मुझे खबर मिली थी जब हम दिल्ली के अंदर थे। और जब वापस आ रहे थे तो हमें सब ये चर्चाएं पता लगी, दिल्ली की जो सारी सीमाएं जो आती थी वो बंद कर दी गई। तब उसी साहब का एक वीडियो सामने आया, वो साहब अभी मेरे फोन में है, वो वीडियो एक भाई ने भेजा मुझे। वो एसडीएम है, वो आईएएस है शायद, वो जो वहाँ पे एसडीएम का काम कर रहे हैं, पता नहीं उनके मन में क्या मंशा रही है। उसके अंदर वो सरेआम बोल रहे हैं, जिस सरकार जो लाठीचार्ज की बात करती है, वो व्यक्ति आयुष सिन्हा जो एसडीएम का चार्ज लिए और उस वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट सरकार का मुख होता है, सरकार की बात करता है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, देखिए एसडीएम होना एक अलग बात है और डीसी होना एक अलग बात है, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर वाक्य के लिए लगाया जाता है। कल उस एसडीएम साहब की जो ड्यूटी थी वो पर्टिकुलर उस वाक्य को लिए थी कि आपने किसानों को कंट्रोल करना है, किसानों को आगे बढ़ना ही नहीं देना, किसान को आगे बैरिकेड पार नहीं करने देने। और ये एक सामान्य सी बात है, सरकार ऐसा करती रहती है, सरकार कोई भी रही है। लेकिन उस काम के लिए ये ऑर्डर किसने दिया एसडीएम साहब को? क्योंकि एसडीएम साहब खुद अपनी मर्जी से तो ये काम कर नहीं सकते, वो भी एक इंसान है। वो एसडीएम जो है 3 बार मैंने उसकी वर्डिंग सुनी है, अपने जो नीचे उसके कर्मचारी हैं, जो सिपाही हैं, जिनको वो ऑर्डर दे रहा है, वो सीधी एक बात कहता है कि किसी को बख्शना नहीं है और सर में लठ मारना है, सर में लठ मारना है। ये तो सर में लठ मारने वाली बात आई है, ये मनोहर लाल खट्टर बताए, ये दुष्यंत चौटाला बताए, ये नरेंद्र मोदी बताए कि आखिर सर में लठ मारने की नौबत क्या? लाठीचार्ज में कब लाठीचार्ज नहीं हुआ और कब लाठीचार्ज के अंदर सर में लठ मारने की परमिशन दी गई है? वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से कहीं दिक्कत में था, या तो किसान से या सरकार से। और सरकार का वो नुमाइंदा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, सरकार ने उसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की वहां पर जो उसको भेजा है सिर्फ उसको आंदोलन को, किसानों को रोकने के लिए। तो सर में लठ मारने की इजाजत किसने दी? मैंने एक अधिकारी का भी सुबह में देख रहा था, एक वीडियो और आया है। भारतीय जनता पार्टी के जो टुच्चे लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जिनका जमीर मर चुका है, जिनकी आत्मा सड़ चुकी है, जिनके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, उन लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ है। वो भी आईपीएस है, नवदीप विरक जी शायद उच्च अधिकारी हैं। वो कहते हैं कि किसानों ने जो है वो उनके ऊपर पत्थर फेंके, डले फेंके, जो देसी भाषा में है, तब पुलिस ने ऐसा किया। लेकिन साहब वो अधिकारी का बयान तो पहले आ चुका है, उस वक्त तक तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं था। और जब लाठीचार्ज हुआ नहीं तो किसान डले और तो वो जो पत्थर कहाँ फेंकेंगे भाई? जब उनके ऊपर हमला होगा, किसान के ऊपर सर में लठ मारने की नौबत आएगी, सर के अंदर लठ बरसाने की नौबत आएगी, तो किसान क्या करेगा भाई? सामने वाला किसान क्या, अगर कोई मरे से मरा व्यक्ति भी हो, जिसके जिस्म में जान ना हो, उसको 4 लठ पड़ेंगे भाई, तो खड़ा होकर वो भी अकड़ के खड़ा हो जाएगा। और दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताता हूँ, एक आईपीएस अधिकारी ने बयान दे दिया, कोई बात नहीं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सर में लठ मारने की बात कह दी, कोई बात नहीं। सबसे शर्मनाक, सबसे घटिया और सबसे गिरा हुआ बयान जो आया है वो मनोहर लाल खट्टर का आया है। जब मैं सुबह टीवी देख रहा था तो मनोहर लाल खट्टर के नाम की पट्टी चल रही थी कि जब किसान पत्थर बरसाएंगे तो उनका पुलिस वाले क्या करेंगे। भैया आप चीफ मिनिस्टर हो यार, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हो। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो एसडीएम साहब ने वो कहा है सर में लठ मारने की बात, खट्टर साहब के बयान ने साबित कर दिया कि वो सर में लठ मारने की जो बात थी वो खट्टर साहब के यहाँ से आई थी। और इस बिना पर राष्ट्रपति को, वैसे तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति की हैसियत क्या है इन लोगों के सामने कह नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रपति इस देश का मुखिया है। और मैं बड़े सम्मान पूर्वक राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से, कि भारतीय जनता पार्टी के मोह पास से बाहर निकलते हुए जो कल हरियाणा के अंदर कांड हुआ है,
कायदा तो यह बनता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, नहीं तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और जो एसडीएम वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जिसने सर में लठ मारने की बात कही है, उसके मन में क्या सोच थी, कोई कुंठा थी या कोई उनके दिमाग में कुछ और खुराबात चल रही थी। ऐसे व्यक्ति को देखिए, एसडीएम है और डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये सब सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं जी। अगर एक आईपीएस अधिकारी ये बात कहता, मैं कहीं ना कहीं मान लेता कि फोर्स का मामला था और फोर्स के लोग बल प्रयोग करते आए हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज हमारे यहाँ पर प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा दो ही तो है, आईपीएस और आईएएस। आईपीएस जो है वो पुलिस प्रशासन को देखता है और वहां उनको बल प्रयोग करने की इजाजत होती है। लेकिन आईएएस, ये एसडीएम जो ये सिविल सर्विसेज होती हैं, ये सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई हैं कि लोगों के ख्याल रखना है, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना है। एक सिविल सर्विसेज का व्यक्ति अगर हिंसा की कार्रवाई का जो ऐलान करता है, सर में लठ मारने की बात करता है, सीधा उसने कहीं नहीं कहा कि टांग पे मारो, पिंडी पे मारो, कमरे में मारो, वो कहता है सर में लठ मारो। तो ऐसे व्यक्ति जो इस टाइप का जो व्यक्ति है, मैं नहीं मानता कि वो सिविल सर्विसेज के काबिल है। और राष्ट्रपति साहब को, क्योंकि उन्हीं को अधिकार है, वही ये काम कर सकते हैं। उस एसडीएम साहब जो आयुष सिन्हा जिनका नाम है, उन्हें न केवल सस्पेंड की बात नहीं है, उनको सीधे तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी पद के लायक नहीं है, डिजर्व नहीं करता, तो उसको वहां से तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करे, बर्खास्त करे और उनको उचित सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और जिन्होंने उसको ऑर्डर दिए हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये अकेले ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर का बयान आने के बाद तो ये साबित हो चुका है कि ये सरकार के आदेश थे। इसीलिए मैं ये मांग करूंगा राष्ट्रपति महोदय से कि सरकार को और उस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, एक वाक्य और हुआ, कल सुबह से जो है करनाल में पुलिस की पूरी तैयारी चल रही थी। पुलिस ने बड़े बड़े ट्रक जो है, ट्राले, वो सड़कों पर लगा दिए और बहुत सी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हुए थे। कल वो लाइव भी चल रहा था, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से चल रहा था। उधर IBN 24 के आकर्षण उपल जी हैं, उनके चैनल पर भी यही चीज़ें चल रही थी, लगातार दिखा रहे थे। आम आदमी को दिक्कत हो रही थी, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उनसे, पुलिस से पूछा गया आपने रूट की क्या डायरेक्शन रखी है, पब्लिक को बताएं, तो पुलिस वालों भी बताने में असमर्थ थे। क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रक किए गए कल, वो ट्राले खड़े किए गए, वो जानबूझकर पब्लिक के लिए परेशानी, हरासमेंट के लिए किया गया? और दूसरी बात ये, यदि करनाल की बजाय मीटिंग जो है चंडीगढ़ भी हो सकती थी, तमाम सुविधाएं चंडीगढ़ के अंदर उपलब्ध थी, क्या ये जानबूझकर यहाँ मीटिंग रखेगी करनाल में कल? देखिए भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुनियोजित और पूरी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काम कर रही है, सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या मतलब बनता है वहाँ पर खड़े होने का भाई? और जहां तक इस मामले को रोकने की बात है, आप आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हो? आपने तो आम पब्लिक का जीना मुहाल कर दिया। आपने ठीक कहा कि ये जो बैठक है पिछले 1.5 साल से करीब करीब, जब 10 सितंबर को 4-5 जून की मध्य रात्रि को ये बिल आए थे, इन बिलों को लेकर के तब से ही इस देश के किसान में आक्रोश था। पहले जनता को भड़काया गया सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आम जन, हिंदुस्तान के आम नागरिक के समझ में यह बात आ गई कि ये तीनों काले कानून ना किसान के लिए है, ना आम आदमी के लिए, सिर्फ अंबानी, अडानी और उसके 2-4 मित्र प्यारों के लिए ये कानून आए हैं। और वो अब साबित भी हो रहा है साहब, ये बिल्कुल सामने आ चुकी है बात। इसीलिए इस आंदोलन के साथ जनमानस खड़ा हो गया, हिंदुस्तान का आम आदमी खड़ा हुआ। सरकार ने बहुत कोशिश की। अब सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस आंदोलन को बल देती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा भाई, कांग्रेस को पहली बार थोड़ी हुई है। कांग्रेस तो इस देश के अंदर जहां भी किसी व्यक्ति विशेष पर हमला होगा, किसी समुदाय विशेष पर हमला होगा, किसी वर्ग विशेष पर हमला होगा, किसी भी चीज पर हमला, इस देश की संप्रभुता पर हमला होगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है। कांग्रेस इस देश के लिए बनी है और देश के लिए काम कर रही है। कल जो हुआ है, अभी मैं इसको एक चीज और देखता हूं। अभी 3-4 दिन पहले सरकार ने करीब करीब 60 लाख अरब की संपत्ति, इस देश की बेशकीमती संपत्ति बेचने की कोशिश की, जो है बेचने की घोषणा की है और तरीका उसका अलग अपनाया। देखिए साहब, ये लोग जुमलेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, शब्दों के माहिर हैं, मदारी हैं, बिल्कुल इसमें कोई सच साबित हो चुका है। पहले इन लोगों ने उद्योगपतियों के कई लाख करोड़ रुपए के वो जो है लोन माफ किए
और नाम जब ये लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने क्या कहा कि साहब हमने बट्टे खाते में डाले, माफ नहीं किए। मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि बट्टा खाता भी माफी का एक कॉलम होता है, तरीका होता है बस। अब मान लिया आपने मेरे को पैसे देने हैं, सरकार को योजना बनाती है, मैं आपने मुझे कुछ पैसे देने हैं, कुछ दूसरे भाई से मैंने पैसे लेने हैं, मैं जो अपने महीने का या अपने साल का जो सिस्टम बनाऊंगा, मैं उन पैसों को जोड़ करके बनाता हूं कि इतने पैसे मैंने उस भाई से लेने हैं, उतने पैसे उस भाई से लेने हैं और इतने पैसे मेरे पास हैं, उनको लेकर मैं योजना बनाता हूं। ठीक इसी तरीके से सरकार योजना बनाती है कि कितना सरकार ने लोन जो दिया हुआ वो वापस आना है, कितना सरकार ने उधार का पैसा दिया वो वापस आना है, कितना सरकार के खाते में नगद है, इन सब चीजों को लेकर के आप योजना बनाते हो। बट्टा खाता क्या साहब, सरकार ने योजना बनाई, जो पैसा बट्टे खाते में डाल दिया वो सरकार की योजना में शामिल नहीं होता। इसका मतलब बड़ा सीधी सी बात है कि वो बट्टा खाता ब्याज माफी का दूसरा नाम है। अब हालात क्या है, अब ये 60 लाख अरब की संपत्ति, कुछ मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े अभी आएंगे, 1-2 दिन के अंदर साफ हो जाएगा कितना, कुछ चीजें आई हैं कि उनकी संपत्ति को सब बेच रहे हैं। जब बेचने का मामला है तो उन लोगों ने कहा कि हम किराए पर दे रहे हैं 4 साल के लिए। अब देखिए किराए पर क्या जाता है साहब, एयरपोर्ट किराए पे जाते हैं, सड़कें जो देश के मुख्य मार्ग है, हाईवे है, उनको आप किराए पर दे रहे हो 4 साल के लिए। अब एक बात बताइए, जब सरकार ने अपनी एक मोटी अमाउंट किराएदारों से वसूल कर ली तो किराएदार अपना पैसा कहां से वसूल करेगा? पहली बात तो किराया नहीं है वो, क्योंकि किराएदार पैसे देता है, कमाता नहीं है उस प्रॉपर्टी से। अगर मेरे मकान में कोई व्यक्ति किराएदार है तो वहां बैठ करके वो पैसे नहीं कमाएगा, वो तो किराया रहने के लिए देता है। चलो आपने किराएदार की बात की, आपने सड़कें किराए पर दे दी, आपने तो एक जो मोटा अमाउंट था वो किराएदार से ले लिया। अब किराएदार अपना पैसा कहां से वसूल करेगा, क्योंकि रिपेयर भी उसी व्यक्ति को करवानी है। अब वो जाहिर सी बात है कि टोल टैक्स और लगाए जाएंगे, उनके थ्रू वसूल करेगा, वो जनता पर बोझ है। मतलब मौज करे नरेंद्र मोदी, मौज करे खट्टर और भुगते देश की जनता। तो अब क्या होता है साहब कि वो सड़कें किराए पर जानी है, वहां पे किसान टोल टैक्सों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। सवाल सिर्फ किसान का नहीं है कि किसान का, सवाल तो यह है कि उन सड़कों को वो उद्योगपतियों ने सरकार को जब ये कहा, ये बात करी कि साहब किराए पर दो दोगे, खाली कौन करवाएगा, तो ये एक साजिश है इन सड़कों को खाली करवाने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए। और सरकार जानती है कि ये देश का पहला ऐसा आंदोलन है जो 9 महीने से लगातार अहिंसक रूप से चल रहा है, जिसमें कोई एक घटना भी जान माल की हानि की नहीं आई है। 26 जनवरी की जो घटना थी वो भी सरकार के द्वारा प्रायोजित थी और ये साफ हो चुका है। अब वही मामला साहब सरकार बार बार उकसा रही है, कभी करनाल में उकसाती है, कभी हिसार में उकसाती है, लेकिन मैं इस देश के किसान को, अन्नदाता को सर झुकाकर सलाम करता हूं, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करता हूं कि सरकार के इतने अत्याचारों के बावजूद इस देश का किसान आज भी अहिंसात्मक रूप से है। सोचिए अगर कल किसान ने हथियार उठा लिया होता करनाल के अंदर, भाई कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास आज, मैं बताना चाहूंगा 50% किसान आज भी ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में हथियारों का इस्तेमाल करते रखते हैं अपने पास, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। भाई रात को खेत में जाना पड़ता है, दिन में भी काम करने जाना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। हथियार, और किसान के पास तो बड़े बड़े हथियार है, कस्सी है भाई, जेली है भाई, तोंगली है, ये तो किसान के देसी हथियार हैं। अगर किसान यही हथियार उठा ले तो फोर्स क्या कर लेगी भाई। लेकिन मैं वही बात है कि सलाम करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं देश के किसान को कि जिसने इतने अत्याचारों के बावजूद, इतने लाठीचार्ज के, भयंकर लाठीचार्ज के बावजूद, इतना खून बहने के बावजूद हथियार अब तक उठाया नहीं है। और मैं नरेंद्र मोदी को चेताना चाहता हूं, मैं खट्टर साहब को चेताना चाहता हूं कि इन हरकतों से बाज आ जाइए, क्योंकि आखिर कोई आदमी कितना जुल्म सहन करेगा। अंग्रेजों का जुल्म सहन किया साहब, बिल्कुल किया, लेकिन जब उसका अंत आया तो भगत सिंह पैदा हुआ, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ। ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग भी देश की आजादी के लिए लड़े, लेकिन इनका अपना एक नजरिया था, अपना तरीका था। लेकिन क्रांतिकारियों ने जब यह महसूस किया, उन्होंने हथियार उठाए, तो उनका योगदान कम नहीं है, बिल्कुल उन्होंने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों की हत्याएं होने लगी तो अंग्रेजों का एहसास हुआ, उनकी सेना में भगदड़ मची, जैसे सिकंदर की सेना में चाणक्य ने भगदड़ मचाई थी।
उसी तरह से जब उनकी सेनाएं डरने लगी कि साहब हिंदुस्तान में रहना हमारे लिए सुरक्षा का लिए खतरा है, वो भागने शुरू हो गए, तो देश को आज़ादी मिली। नरेंद्र मोदी साहब को इतने जुल्म नहीं करने चाहिए, खट्टर साहब को इतने जुल्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये लोग तो कहीं ना कहीं जमीन से उठ करके आए हैं, जमीन देखी है। और खट्टर के तो पल्ले ही क्या था यार, पल्ले ही कुछ नहीं था, चलने के लिए किराया नहीं होता था। मेरे शहर में लोगों की जो है वो लिफ्ट मांग मांग करके जाता था, साइकिल पे किसी की मांगता था, स्कूटर किसी की मांगता था। आज उस व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार आ गया, इतना घमंड आ गया, वो किसानों पर गोली चलाता है, लाठी चलाता है, वो बयान देता है किसानों के बारे में कि किसान पत्थर फेंकेगा तो मैं गोली चलाऊंगा। उस शख्स की हस्ती क्या है यार आपकी? आपको तो सोचना चाहिए। आप इस जमीन से उठ करके आए हो, किसान के आप जमीन पर घूमे हो, आपको पता है किसान क्या है? आपको किसान का ही नहीं पता। तो ऐसे लोगों को मैं फिर कहता हूं कि जुल्म की इंतहा है, और जुल्म की जब इंतहा होती है, एक बड़ी सीधी बात है भाई, हाय एक शब्द है हरियाणा का हूं तो हरियाणा के में तो बड़ा प्रचलित है कि हाय जब किसी की पड़ती है ना तो अंदर तक चीर कर चली जाती है। किसान की गरीब की हाय मत ले, किसान गरीब होता है, कितना ही पैसे वाला किसान हो हमेशा कर्ज में ही रहेगा। मुझे पता है किसानी क्या होती है, हमने खेती करी है, हम जानते हैं कि खेत में कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से किसान सारी सारी रात बैठ करके पानी देता है, वहां पर ट्यूबवेल से पानी देता है, फसल उठाता है। तो उन चीजों को जब किसान पर और गरीब पर उसकी हाय पड़ेगी, वो जुल्म की इंतहा करने के लिए फिर खुद हथियार उठाएगा। उस वक्त ना नरेंद्र मोदी को जगह मिलेगी ना खट्टर साहब को मिलेगी। लेकिन ये हिंदुस्तान की रवायत है, हिंदुस्तान का रिवाज है कि यहाँ अहिंसा सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। इसीलिए मैं लगातार सरकार से पिछले 1.5 साल से जब भी आंदोलन चला है, लगातार हम इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर भी मैं गया हूं, सिंधु बॉर्डर पर गया हूं, किसानों के जहां जहां टोल भरे वहां पर भी मैं जा करके आता रहा हूं। हम अपनी बात भी रखते रहे हैं, कहते भी रहे हैं, और आप जैसे भाइयों के माध्यम से हमने लगातार सरकार से प्रार्थना की है। और मैं आज फिर कहता हूं, पहली प्रार्थना मेरी राष्ट्रपति महोदय से है कि इस निरंकुश सरकार को, इस घृणित सरकार को, जिसने इतना गिरा हुआ काम किया है कल किसान के लिए, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। उस एसडीएम साहब को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और मोदी साहब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि साहब जाग जाइए। उद्योगपति सारा दिन आपका साथ नहीं रखेंगे। भारत माता को जो जय आप बोलते हो ना, भारत माता के लिए मोदी साहब, उस भारत माता को जवाब देना है। देखिए जान सबकी जानी है, मौत सबको आनी है, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, खट्टर साहब को भी आनी है, मोदी साहब को ही ऐसा अमर नहीं है। लेकिन उस परमात्मा को जाकर के जब आप जवाब ना दे पाओ तो उस जिंदगी का कोई लाभ नहीं है। आंख मिलाकर जब आप देश पर ना चल पाओ, सत्ता किसी की सिगी नहीं रही। मैं शुरू से कहता हूं, कांग्रेस ने 50 साल राज किया, आज 7 साल से बाहर बैठे हैं। चौटाला के परिवार ने हरियाणा में कितना राज किया, आज चौटाला परिवार कहां बैठा हुआ है। तो सत्ता आपकी भी नहीं रहेगी, जाएगी है, निश्चित तौर पर जाएगी, 2024 में जाएगी। लेकिन उस वक्त क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज किसान को गाली देते हैं, आज भी दे रहे हैं साहब, किसान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो लोग नजरें मिलाकर चल सकेंगे क्या? सड़क पर नहीं निकल पाएंगे वो लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त की नब्ज को पहचानते हुए सरकार को तुरंत ये तीनों काले कानून जो सिर्फ अंबानी, अडानी एंड कंपनी के लिए बनाए गए, तुरंत वापस लेने चाहिए। प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की समूची सरकार को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। और किसान के साथ जो किया है, किसान से स्पेशल माफी मांगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब को, खट्टर साहब को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धरातल पर आना चाहिए। आप भी, बहुत से लोग हरियाणा के तो ज्यादातर लोग जो है किसान परिवार से ही आते हैं भाई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। कम से कम हरियाणा सरकार का तो बंटाधार निश्चित तौर पर राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए। और उस अधिकारी का जिसने ये शब्द प्रयोग किए हैं कि सीधा सर में लठ मारो, उसको तो लठ की भाषा भाई समझानी चाहिए और तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो मीटिंग हुई थी, ये जवाब आपने दिया नहीं अभी, करनाल की बजाय ये मीटिंग चंडीगढ़ में भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी साहब। मैं माफी चाहूंगा कि मैं ये क्या करें, दुख आता है, दर्द है भाई जी। जब वो खून बहता देखते हैं, मैं बताया कि जब मैं दिल्ली से निकला था रात, तो वहाँ पर यूपी, हम गाजियाबाद से होते हुए आ रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस ने हमारा रूट ही डाइवर्ट कर दिया। हम बागपत, शामली, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने गांव में धक्के खा करके आए हैं। लेकिन हम फिर कहते हैं
किस किसान की शाबाशी है कि कल भी किसान ने लोगों से माफी मांगी है कि असुविधा के लिए। देखिए किसान माफी मांगता है कि असुविधा के लिए खेत है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती। इतनी बेशरम सरकार, इतनी निर्लज सरकार मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं और कभी सुनी नहीं। जहां तक मीटिंग का मामला है, ये मीटिंग निश्चित तौर पर काय की मीटिंग है, किस चीज की मीटिंग थी? ये पंचायत की मीटिंग बता रहे थे कि पंचायत के कुछ उसमें मीटिंग कर रखी थी, तमाम नेता, तमाम विधायक सभी वहाँ मौजूद थे। लेकिन ये मेरे को भी नहीं समझ में आया, यदि कल की वो मीटिंग थी उसका कोई रिजल्ट मुख्यमंत्री साहब ने अभी तक ऑन कैमरा दिया ही नहीं, अभी तक कुछ बताया नहीं उसके बारे में। बताता हूँ आपको उसका जवाब, मेरे से लीजिए। आप मुख्यमंत्री इसको जवाब ही नहीं है यार, वो आदमी है के क्या जवाब देगा जिसको पता ही कुछ नहीं है। और ठीक है, एक डड़ा उठा के कोई बिठा दिया, गद्दे के ऊपर रख दिया, तो क्या था खट्टर साहब यार। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे हरियाणा के अंदर भी, वो मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, उनको नहीं बनाया गया जिनको राजनीति का तजुर्बा था। पहली बार चुनाव लड़ता है, पहली बार बाई चांस, लक बाई चांस जीत जाता है और किस्मत से मोदी के मेहरबानी से वो मुख्यमंत्री बन जाता है। पता होगा, जवाब देगा ना। कल की जो मीटिंग है, जो मुझे पता लगा है कि पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के उन्होंने अपने ऑब्जर्वर बनाए हैं, पर भारी लगाए हैं कि जो पंचायत और निकाय चुनाव का काम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। यार पहली बात तो आप ये बताओ, पंचायत के चुनाव और निकाय चुनाव है कहाँ? अभी तक तो मामला कोर्ट में है। पहले पंचायत के चुनाव की डेट तो डिक्लेयर करो, पहले निकाय चुनाव की डेट तो डिक्लेयर करो, तब एक्सरसाइज करना ना पंचायत के चुनाव, ना निकाय के चुनाव। और आपने कमेटियां बना दी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लगा दिए, मंत्री लगा दिए। अरे कसम लगा किस बदिए नहीं तो बता दो, चुनाव का तो नाम भी कहीं नहीं है। और गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव करवा ही नहीं सकती। और यह भी एक साजिश है चुनाव कैंसिल करवाने की, ये साजिश है। क्योंकि इस माहौल के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवा लेगी क्या? जिस पार्टी के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे, विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, अपने हलके में नहीं घुस सकते, वो चुनाव करवाएंगे क्या? चुनाव का कोई मामला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए, इसको हिंसक बनाने के लिए एक साजिश थी। अगर आपने कमेटी बना भी दी, चलो मान लिया आपको लगता है चुनाव होंगे, वैसे नहीं होंगे, ये खट्टर भी जानता है, दुष्यंत चौटाला भी जानता है, फिर भी आपने चुनाव के लिए आपकी बीजेपी की कमेटी बना दी, बनाओ, आपका व्यक्तिगत मामला, पार्टी का मामला है, उसकी मीटिंग चंडीगढ़ में रख लो यार। कितनी बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में जब भी कोई मंत्री हल्के में गया है, वहां पे पंगा हुआ है, लड़ाई हुई है। अब एक काम तो करो, या तो जनता को संतुष्ट कर दो, या किसान को संतुष्ट कर दो, या खुद संतुष्ट हो जाओ। अब ना तो आप संतुष्ट हो रहे हो, ना आपसे किसान संतुष्ट होता है। आप किसान को कभी मवाली बोल देते हो। मतलब दुर्भाग्य की बात ही है भाई, हैरानी होती है कि मंत्रियों का स्टेटस क्या है, मंत्री किस लेवल पे गिर किचे कितना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जो कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री है, वो किसान को मवाली बताती है कि मवाली बैठे हैं। यार हद होगी, कितना नीचे ये लोग जाएंगे, ये जनता देख रही है। और मैं फिर कहता हूं, मैंने कल भी यह बात कही है प्रिंट मीडिया में कि जुल्म की इंतहा होती है, हर जुल्म की इंतहा होती है। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म की इंतहा भी होगी और ये किसान ही करके उठेगा, बिल्कुल किसान करेगा। भारतीय जनता पार्टी कितने सितम करे, पाप का घड़ा भर चुका है। हल्के में जो लोग जा नहीं सकते, अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकते, आके देखिए बड़ी विचित्र विडंबना है। ये जो विधायक है इनकी पार्टी के, अभी 4-5 महीने पहले की बात है, ऑनलाइन उद्घाटन करते हैं साहब पंचायत के कामों का। गलियों के पत्थर लगने हैं, अपने कार्यालय के अंदर पत्थर लाइन में लगाए, उनकी वीडियो शूट की, ये फलाने काम का पत्थर, ये फलाने काम का पत्थर, ये फलाने काम का पत्थर, उनको ऑनलाइन डाल दिया कि हमने उद्घाटन कर दिया। अरे यार, काय के विधायक हो, काय के सांसद हो, जब अपने विकास कार्य कर रहे हैं ना आप तो, गली तो गली बनाना, पंचायत का कोई काम करना विकास कार्य है ना। तो जब अपने विकास के कार्य को लेकर भी आप गांव में नहीं जा सकते, जब आप विकास के काम को लेकर भी आप वार्ड में नहीं जा सकते, तो काय के विधायक, काय के सांसद यार। अब तो जनता के बीच में अब जा ही नहीं पा रहे, सारी बात विकास की बात को लेकर नहीं जा सकते, तो अब काय के विधायक और काय के सांसद साहब। लेकिन भाई दुख आता है, हमारी आत्मा दुखती है। सवाल राजनीति का नहीं है, राजनीति तो सब चलती है, चलती रहेगी। सवाल इस देश के नागरिक का है क्या कि मेरे देश के क्रांतिकारियों ने,
क्या मेरे देश के उन नेताओं ने जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आज़ादी हासिल की, उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने अपने क्रांति के दम पर, जोश के दम पर अंग्रेजों को नेस्तनाबूद करके हिंदुस्तान से भगाया, क्या उन लोगों ने इस दिन के लिए आज़ादी हासिल की थी कि एक जालिम सरकार आएगी, एक जबर सरकार आएगी, एक बहुत ही निम्न स्तर की सरकार आएगी और इस देश के आम आदमी को खूनम खून कर देगी? इस देश के भगत सिंह क्या सोचता होगा? आज वो किसान परिवार से आता था, उसके चाचा ने किसान आंदोलन किया था, 9 महीने तक वो आंदोलन चला था अंग्रेजों के राज के अंदर, उसमें लहू नहीं बहा साहब। लेकिन आज हमारे ही लोग हमारे ऊपर काबिज हैं और हमारा ही लहू बहा रहे हैं। आत्मा दुखती है, दिल दुखता है और बिल्कुल कहता हूं इस सरकार का अंत बहुत जल्द निश्चित है। तो दोस्तों, जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। ये थे मेरे साथ वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से और एडवोकेट भी हैं कुरुक्षेत्र कोर्ट में। लगातार बातचीत रही, बेबाक बातचीत रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।